हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग सुपर 30 सेशन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम एक नए सुपर 30 सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं और हम लोग देरी न करते हुए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और सेशन का पहला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। ठीक है, वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन 1 से 7 अक्टूबर, बी है 1 से 7 जनवरी, सी है 25 सितंबर और डी है 15 से 22 सितंबर। ओके, तो देखो भैया, पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ जान लेते हैं। पहले तो 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट दिवस कंप्लीट करेंगे। ठीक, अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। अगर कह दिया जाए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर आपसे कह दिया जाए 22 मार्च जल दिवस। अगर कह दिया जाए 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, ये सारे दिवस आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर यहीं पे कह दिया जाए 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, अगर यहीं पे कह दिया जाए आपसे 23 जनवरी पराक्रम दिवस। अगर कह दिया जाए 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए 1 जनवरी DRDO स्थापना दिवस। 1 जनवरी DRDO स्थापना दिवस। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। अगर आपसे कह दिया जाए 7 अप्रैल ओके विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। ओके, और इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है और सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न भी करना है। ओके बच्चा, तो अगर कह दिया जाए वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। अगर यहीं 2 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के लक्ष्य में। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन है लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। ठीक, तो देखो, खिलजी वंश जो था इसका जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके बच्चा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगर कह दिया जाए तुगलक वंश का जो था, तो तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। अगर कह दिया जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। ओके बच्चा, अगर कह दिया जाए लोधी वंश का, तो लोधी वंश का था बहलोल लोधी। अगर कह दिया जाए लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। ठीक भैया, अब बात आती कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका जो समय था, इसका जो शासन का समय था,
समय वो था 1206 से 1210 तक था, ठीक। और इसने एक वंश की नींव रखी थी जिसका नाम था गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश, या इसी को बोलते हैं मामलूक वंश। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश या मामलूक वंश बोलते हैं। अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाए कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको लाख बख्श कहा जाता था, इसको लाख बख्श कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था। इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था। ओके बच्चा, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती तो उसके बाद ये दिल्ली में राजा बनता है और किस वंश की नींव रखता है? तो गुलाम वंश की नींव रखता है। अगर कह दिया जाए कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। अब यहीं पर ध्यान देना, एक था इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश था ये भैया कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था, ठीक। अब ध्यान ये देना कि गुलाम वंश की नींव रखी तो थी किसने? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर कह दिया जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश को ही इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब भैया जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी जो मृत्यु हुई थी तो ये 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी तो 1210 में कैसे? चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। ओके, तो अगर कह दिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो गुलाम वंश का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो देखो भैया, अब जलियांवाला बाग कांड हुआ कब था? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे, ठीक है। इसमें जनरल डायर ने क्या कर दिया था भैया? गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे बेकसूर लोग क्या हुए? मारे गए। ओके, अब हुआ क्या था कि 1918 में एक रॉलेट अधिनियम आया था। क्या था? रॉलेट अधिनियम आया था, ठीक है। रॉलेट अधिनियम आया था, ठीक। अब रॉलेट अधिनियम जो आया था तो इसमें ये कहा गया था किसी भी क्रांतिकारी को सिर्फ शक के आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया जाए? निर्वासित कर दिया जाए, जिसके कारण यहाँ पे इसका बहुत सारा क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। इसी को लेकर गांधी जी ने इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा था, ठीक है। क्योंकि इसमें यह था कि सिर्फ अगर किसी के ऊपर शक है तो उसको अरेस्ट कर लेते थे, ठीक। तो इसी चीज़ों का समर्थन कौन कर रहे थे? पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे। एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था किचलू।
इन दोनों को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके भैया कहाँ, शिमला हिमाचल प्रदेश में इनको निर्वासित यानी नज़रबंद कर दिया। ठीक है, जब नज़रबंद कर दिया तो इनके जो चाहने वाले थे पंजाब में, तो उन्हीं लोगों ने, इनके जो जिनके नेता थे, इनके जो चाहने वाले लोग थे, वो लोग कहने का मतलब कहाँ पे, अमृतसर में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में क्या कर दिया, एक सभा बुला ली, और उसी सभा में कहने का मतलब जो जनरल डायर था उसने क्या करवा दी, गोलियां चलवा दी, और बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। अब ये जो जलियांवाला बाग कांड था, इसकी जांच के लिए कमेटी गठन की गई थी, हंटर कमेटी का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था, तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलो जल्दी, नहीं ना, ओके। अगर यहीं पे और जानना चाहते हो तो आप जान लो थोड़ी सी कुछ चीज़ें और। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में। फिर कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में आया था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जल्दी सभी लोग, नहीं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, तो भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट, अरावली, नीलगिरी पर्वत, हिमालय। तो देखो भैया, अभी जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है। नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में फैला, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। अर्थात ये आपका क्या है, मान लो एक छोटा सा भारत हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक भैया, ये क्या है, भारत है। यहाँ पे केरल है, ये केरल पड़ेगा, ये कर्नाटक है, और यहाँ पे तमिलनाडु थी। यहाँ पे स्थित है नीलगिरी पर्वत। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहीं पे नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर एक है अरावली पर्वत। ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, ये आपका कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। ठीक, और यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत है, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ओके भैया, अगर कह दिया जाए पश्चिमी घाट, तो ये आपका ये वाला साइड क्या, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा वगैरह वाला, ये सब क्या है, ये पश्चिमी घाट ही तो है। और पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है। इसे ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से ही जाना जाता है। ओके भैया, तो अब इसमें बचा कौन सा, हिमालय पर्वत, अर्थात 4 का ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत जो है ये भौगोलिक दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है। ओके भैया, अब हिमालय पर्वत जो है ये 3 भागों में बटा है, बृहद हिमालय, फिर एक है मध्य हिमालय और एक है लघु हिमालय। ठीक है, इसी लघु हिमालय को ही शिवालिक हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय कहा जाता है। और हिमालय पर्वत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला अगर पूछी जाए, हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक है। ओके, हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय। कौन सी हिमालय है, शिवालिक हिमालय। एक मिनट बच्चा, शिवालिक हिमालय। ठीक, कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। ओके, कोई दिक्कत, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, केन नदी, बेतवा, चंबल, कल्याणी। देखो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब जो यमुना नदी है, यह यमुनोत्री ग्लेशियर
उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक, अब जो ये यमुनोत्री है, इसकी सहायक नदियाँ केन है, बेतवा है, चंबल है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की सहायक नदियाँ। ठीक, और यमुना जो है, यमुना नदी खुद किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। ओके भैया, तो अगर कह दिया इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ओके, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ओके, कोई दिक्कत? यहीं पे और थोड़ा ध्यान दे देना। अगर कह दिया जाए गंगा नदी ये भी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। कौन सी? गंगोत्री से। कहाँ से? उत्तराखंड से ही निकलती है। ओके, उत्तराखंड का जो राजकीय फूल उत्तराखंड का, ये ब्रह्म कमल है। कैसा कमल है? ब्रह्म कमल है। ठीक भैया, कोई दिक्कत? ओके, बोलो जल्दी। नहीं ना? आगे अगर जानना चाहो थोड़ी सी एक चीज़ और यहीं पे जान लो। अगर कह दिया जाए फूलों की घाटी चमोली कहाँ है भैया? तो फूलों की घाटी चमोली भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन है पदवियों का उन्मूलन, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, वाक एवं अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। तो देखो बच्चा अभी थोड़ा जानो पहले, वाक एवं अभिवृद्धि की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19। अगर कह दिया जाए विधि के समक्ष समानता तो अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता किसमें? तो अनुच्छेद 14 में है। अगर कह दिया जाए उपाधियों या पदवियों का अंत तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ओके बच्चा, अगर आपसे यहीं पे कह दिया जाए कि अनुच्छेद 1 तो भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए यहीं पे अनुच्छेद 44, अनुच्छेद कितना? 44 समान सिविल संहिता। और ये सारे अनुच्छेद बच्चा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोग समझते रहिए। ठीक, अनुच्छेद 24 अगर कह दिया जाए अगर आपसे कह दिया जाए अनुच्छेद मान लो 40, अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायत का गठन। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 110 तो धन विधेयक। ठीक है, अगर कह दिया जाए अनुच्छेद जो है 21 तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। ओके, तो अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 20 तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ओके, कोई दिक्कत? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत ... वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए? तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कितने वर्ष के? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पे नहीं रखा जा सकता है। अगर आपसे कह दिया जाए कुछ अनुच्छेद और, तो अनुच्छेद 1 आपका होता है 52। अनुच्छेद 52 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से। ठीक, अनुच्छेद आपका एक होता है 63। अनुच्छेद 63 किससे रिलेटेड है? उपराष्ट्रपति से। ठीक, एक अनुच्छेद होता है आपका 168 ये विधानमंडल से है। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 170 ये विधानसभा से है।
विधान सभा से, प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी, ठीक। फिर अनुच्छेद 171 ये विधान परिषद से रिलेटेड है, किससे? विधान परिषद से संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको भैया ध्यान देना है, ओके। अगर यहीं पे कह दिया जाए आपसे अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? एससी के, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट, ठीक भैया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक। तो देखो यह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मुद्रा में रुपए 2000 के नोट का आकार मापा गया, ठीक। तो पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जो 10 रुपए की नोट है, 10 रुपए की नोट पर 10 रुपए की नोट पर क्या बना हुआ? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगर कह दिया जाए 20 रुपए की नोट पर, 20 रुपए की नोट पे है एलोरा की गुफाएं। 20 रुपए की नोट पे क्या है? एलोरा की गुफाएं, ठीक भैया। और 50 रुपए पे हम्पी का रथ, 50 रुपए पे। अगर कह दिया जाए 100 रुपए पे, तो 100 रुपए पे है रानी की वाव। अगर कह दिया जाए 200 रुपए पे, 200 रुपए पे है सांची का स्तूप, 200 रुपए पे क्या है? सांची का स्तूप। अगर कह दिया जाए 500 रुपए पे, तो 500 रुपए पे है लाल किला, 500 रुपए पे किसकी इमेज है? लाल किले की है। अगर कह दिया जाए 2000 रुपए की नोट पे, तो मंगलयान है, प्लस गांधी जी भी हैं भैया, और गांधी जी तो फिलहाल सब में हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? 10 रुपए की नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 20 रुपए की नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं, 50 रुपए की नोट पे हम्पी का रथ है, 100 रुपए की नोट पे रानी की वाव है, 200 रुपए की नोट पे सांची का स्तूप है, और 500 की नोट पे लाल किला है, और अगर कह दिया जाए 2000 पे तो मंगलयान है, ओके। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी बनते हैं, ठीक बच्चा। तो अगर कह दिया जाए भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए की नोट के आकार का क्या मापा गया? तो 66 mm इंटू 166 mm, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसमें है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। तो देखो भैया, सबसे पहले तो जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे शरीर की ग्रोथ करते हैं, शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रोटीन किस में सहायक होते हैं? शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। और वसा क्या करते हैं? वसा भी भैया हमको क्या देती है? एनर्जी देती है, लेकिन तुरंत वाली नहीं, स्थायी रूप में देती है, स्थायी वाली एनर्जी, ठीक। यानी इकट्ठा रहती है, ज़रूरत पड़ने पे ये हमको एनर्जी प्रदान करती है। तो करा इनमें सबसे अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? तो वसा में होती है। किसमें होती है? वसा में होती है, ओके भैया। अब अगर कह दिया जाए विटामिन कौन कौन सी होती है? भैया विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। विटामिन कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक जल में घुलनशील, और एक होती भैया वसा में घुलनशील, ओके। तो देखो बच्चा, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो जल में घुलनशील है वो B, C होती है, और इसमें A, D, E और K होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? विटामिन जल में घुलनशील BC होती, वसा में घुलनशील ADEK होती है। अगर कह दिया जाए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है
डाईसैकेराइड, डाईसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, एक होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड। ओके, अगर कह दिया सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक बच्चा, फिर से एक बार लिख देते हैं, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाईसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वसा 2 प्रकार की होती है। वसा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, संतृप्त वसा प्लस असंतृप्त वसा। वसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को? ओके बच्चा, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ठीक, तो बच्चा देखो यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? था डब्ल्यू के, ठीक। तो जो बिल गेट्स हैं ये तो भैया माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक कौन है? बिल गेट्स हैं। अगर कह दिया जाए लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, तो ये हैं भैया गूगल के कौन है? लैरी पेज और यही सर्गेई ब्रिन है, ठीक है, सर्गेई ब्रिन है। अगर कह दिया जाए आपसे कि जो फेसबुक है, फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया वर्ल्ड वाइड वेब के कौन है, तो टिम बर्नर्स ली हैं, 10 का डी ऑप्शन इज राइट। अगर कह दिया जाए बैरोमीटर के, तो बैरोमीटर के हैं टॉरिसेली, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? टॉरिसेली हैं, ठीक भैया, बैरोमीटर के कौन है? टॉरिसेली हैं। अगर यहीं पे कह दिया जाए साइकिल के कौन है? तो मैकमिलन है। ओके, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सीकर तकनीकी के साथ की क्रूज मिसाइल कौन से? सीकर तकनीकी की क्रूज मिसाइल कौन सी? ठीक भैया, तो देखो मिसाइल तो ये भी है, पृथ्वी भी, ये भारत की पहली मिसाइल है। पृथ्वी भी भारत की क्या है? मिसाइल है। बाबर कमा अबाबिल कमा हुमायूं, ये सब कहाँ की हैं? पाकिस्तान की मिसाइल है, पाकिस्तान की है। पायथन 5 ये इज़राइल की है, इज़राइल की मिसाइल है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें से कौन सी है, तो ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सी भैया? 11 का सी। अब ये जो ब्रह्मोस है ये भारत प्लस रूस की सहायता से बनाई। भारत ने किसकी सहायता से बनाया था? रूस की सहायता से बनाया था। किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने ब्रह्मोस जो मिसाइल थी, भारत ने इसको किसकी सहायता से बनाया था? रूस की सहायता से बनाया था। ये कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना? ओके बच्चा, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ठीक भैया, तो इनमें तो सभी पुरस्कार वीरता में ही दिए जाते हैं, लेकिन जो परमवीर हैं, परमवीर पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च सम्मान है, परमवीर चक्र, ठीक है। 12 का बी इज राइट। और परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। अगर कह दिया जाए सर्वोच्च सम्मान कौन सा है भारत का? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और इसकी शुरुआत
इसकी शुरुआत 1954 में 1954 में हुई। किसने की? तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक, और ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, भारत रत्न के बाद दूसरा होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्म श्री। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भैया आप बताएंगे भारत रत्न होता है, उसके बाद फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री होता है। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई तो 1954 में। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। ठीक, कह रहा है कि 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ठीक है, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, किस क्षेत्र में जीता था? ठीक, तो पहले तो भैया ये ध्यान देना है कि जो नोबेल पुरस्कार हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। ठीक, कब हुई? 1901 में हुई। किसके नाम पे? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुई। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुई। ठीक, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी और इसी का प्रयोग करते समय इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक, इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक, तो ये जो नोबेल पुरस्कार होता है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6। जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक, चिकित्सा विज्ञान। ठीक, 3 ये हो गए। एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है शांति और एक होता है साहित्य के क्षेत्र में। ये कितने आपके कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो भैया यहाँ पे ध्यान देना, जो अर्थशास्त्र का नोबेल है इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत 1968 से हुई थी। ठीक, इससे पहले ये नहीं दिया जाता था, पहले ये 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक, तो अगर कह दिया जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भैया? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। तो जो नोबेल पाने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा। कब दिया गया था इनको? 1979 में दिया गया था। ठीक, अगर कह दिया जाए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला, तो अर्थशास्त्र में सबसे पहला अमर्त्य सेन को दिया गया था। ठीक, कब दिया गया था? यही 1968 में दिया गया था। ठीक है भैया, और जो मदर टेरेसा इनको शांति का नोबेल दिया गया था। कौन सा नोबेल? शांति का नोबेल किसको दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। कोई दिक्कत? ओके बच्चा, अब इसको आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और हम लोग मिलते हैं इसी तरह सुपर 13 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।